Hello students, we will discuss about a new chapter नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। हम इस चैप्टर के अंदर नाभिकीय अभिक्रियाओं से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को डिस्कस करेंगे। उस एनर्जी का किस तरह से वो रिलीज होती है, किस तरह से उसका नाभिकीय विखंडन में और नाभिकीय संलयन में ये दोनों जो फिनोमिना हैं उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ नाभिकीय जो हमारा कोई सिस्टम होता है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन देखिए, आइंस्टाइन के समय से पहले क्या होता था कि जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा और द्रव्यमान इन दोनों को दो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज माना जाता था पदार्थ की, कि जो ऊर्जा है वो अलग चीज़ है और द्रव्यमान वो अलग चीज़ है। या फिर ये भी माना जाता था कि ऊर्जा जो है वो पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो ये सब कुछ आइंस्टाइन के समय से पहले माना जाता था और ये भी समझा जाता था कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान का कुल परिमाण कभी नहीं बदलता, मतलब टोटल जो मास है वो कंजर्व्ड है, और इसी प्रकार ऊर्जा का कुल परिमाण भी निश्चित है। लेकिन आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। तो इस थ्योरी के अंतर्गत आइंस्टाइन ने बताया कि मास और एनर्जी दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। और इसी के रिगार्डिंग आइंस्टाइन ने एक संबंध दिया कि किसी भी एनर्जी में जो चेंज होता है, वो क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये उन्होंने एक रिलेशन दिया और इसके अनुसार उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। द्रव्यमान के कारण ऊर्जा। तो ये संबंध द्रव्यमान के कारण ऊर्जा का संबंध है। तो इसको हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। जहाँ पर जो c है वो है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट।
और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान प्लस ऊर्जा, इसका जो परिमाण है, इसका जो परिमाण है वो क्या है, कंजर्व्ड है। क्या है, कंजर्व्ड है। कैसा है, निश्चित बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं, निश्चित। ठीक है, तो मतलब जो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा है, क्या है, ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा है वो कैसी है, वो कंजर्व्ड है। इसी को देखते हुए जो द्रव्यमान और एनर्जी का रिलेशन है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हम दो जो हमारे न्यूक्लियर फिनोमिनाज हैं उनसे हम सेटिस्फाई करेंगे, उनसे प्रूव करेंगे। तो पहला है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब कोई ऊर्जित, ऊर्जित का मतलब एनर्जेटिक गामा किरण फोटोन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है। सपोज कीजिए ये कोई एक हैवी न्यूक्लियाई है और इस पर एक फोटोन क्या हुआ, इस पर कोलाइड हुआ, इसके साथ में उसने संघट किया, ये एच न्यू फोटोन है। तो क्या होता है कि जो फोटोन की जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक तो पॉजिट्रॉन रिलीज हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश वाला कण होता है पॉजिट्रॉन। और ये पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन युग्म उत्पादन इसको बोलते हैं, युग्म उत्पादन। युग्म का मतलब है कोई दो, तो दो, ये दो हैं तो इसलिए इसको युग्म उत्पादन की प्रक्रिया कही जाती है। और इसको हम किसी रिएक्शन के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, एच न्यू फोटोन किस में चेंज हुआ, पॉजिट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में। कि जब कोई फोटोन किसी हैवी न्यूक्लियाई पर, हैवी न्यूक्लियस पर गिरता है तब क्या होता है, वो उसकी जो एनर्जी है, एक प्रोटॉन एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकले, दो कणों का क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है, दो कण का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली, और फोटोन का जो की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली इन दोनों की एनर्जी के इक्वल होगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको ऊर्जा का संरक्षण बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो पहला जो E इक्वल्स टू mc², यदि इन दोनों के मासिस को जोड़कर हम क्या कर दें, उसको c² से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एनर्जी आ जाएगी जो फोटोन की एनर्जी एक्चुअल में थी। तो ये होगी एनर्जी, फोटॉन्स एनर्जी, फोटॉन्स एनर्जी। ओके, इसी के साथ में एक हमारा दूसरा फिनोमिना है, उसको हम कहते हैं पेयर एनहिलेशन, या इसको बोल देते हैं युग्म विनाश। क्या बोल देते हैं, युग्म विनाश। देखिए इसमें क्या होता है कि एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो दोनों कोलाइड होकर क्या करते हैं, एक गामा फोटोन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ये गामा फोटोन को रिलीज करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू फोटोन, ये फोटोन है
ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जिस तरह से हमने युग्म उत्पादन वाली प्रक्रिया पढ़ी थी अभी, उसी के बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये प्रक्रिया है कि फोटोन का किस में कन्वर्ट हुआ, एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। कब? जब वो एक भारी नाभिक पर टकराया। और इसमें क्या हुआ कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के अत्यंत समीप आए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो दोनों फोटोन में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार से हमारा जो E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वो यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रहा है कि फोटोन से कन्वर्ट होकर ये बना और इससे कन्वर्ट होकर ये बना। जितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई उतनी एनर्जी यहाँ पे अवशोषित हुई होगी, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई होगी, या वहाँ पे एब्जॉर्ब हुई होगी तो यहाँ पे वहाँ पे रिलीज हो गई होगी। तो ये प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया क्या बताती हैं, दोनों प्रक्रिया बताती हैं कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस एक राइट क्या है, व्यंजक है। और दूसरी बात, अगर हम इसको एक पिक्चराइज रूप में लिख दें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करो ये एक पार्टिकल प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, और ये वाला पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, -1 बीटा नोट, और ये +1 बीटा नोट। जब ये दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक फोटोन का जनरेशन हो रहा है h न्यू का। तो इस तरह से ये प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई जाती है। ओके, देखिए यहाँ पर हम इसी से मास, जो हमारी एटॉमिक मास यूनिट है उसको हम एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसका हम ज़रा थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा डेल ई जो दे रखा है वो दे रखा है डेल एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और यहाँ पर जो मास है उसको हम 1 किलोग्राम, अगर हम किलोग्राम में लिख दें तो क्या होगा, यहाँ पर डेल एम की वैल्यू जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होती है। तो अगर हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पर रख देंगे तो डेल ई, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद और इसका स्क्वायर करने के बाद में हमें जो वैल्यू मिलेगी, तो हमें जो मिलेगा वो डेल ई की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 1.49 इंटू 10⁻10 जूल, ये जूल में मिलेगी। और जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ इससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.931 इंटू 10⁹ देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये होगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको ही हम क्या कह सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोल सकते हैं, डेल ई। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक एक यूनिट जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ओके, देखिए यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बंधन ऊर्जा का, या फिर मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए मास डिफेक्ट, या फिर इसको बोल देते हैं द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, और यहाँ पर बंधन ऊर्जा।
बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं इसको, बाइंडिंग एनर्जी। देखिए जो हमारा, थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, तो सपोज कीजिए जो हमारे पास में हमारा न्यूक्लियस है उसका द्रव्यमान m है, n फॉर न्यूक्लियस। ये नाभिक का द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान, ये नाभिक का द्रव्यमान है। अब क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो अगर हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम यदि ऐड कर दें तो ये ऑलवेज मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा आता है। क्या आता है? ज़्यादा आता है। देखिए ये बात गले से उतरने वाली नहीं है। नॉर्मली अगर हम क्लासिकल सिस्टम में देखें तो ये बात कभी नहीं होगी कि यदि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति किसी कमरे के अंदर हैं तो उनका मास उस कमरे के मास से ज़्यादा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन ये एक माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, और ये बात साइंटिफिकली और जो हमारे एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुकी है। तो इस बात को समझने का प्रयास करें कि जो नाभिक होता है उसका द्रव्यमान उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान, नाभिक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उसके जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसी फिनोमिना को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? मास एनर्जी इक्विवेलेंस के रिलेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम उस एनर्जी को फाइंड करेंगे जो इस द्रव्यमान क्षति के कारण उत्पन्न हुई है। देखिए हमारे पास में जो, सपोज कीजिए ये एक स्पीसीज है, ये जेड है, ये ए है, तो इसमें न्यूट्रॉन का की संख्या जो होगी n की वैल्यू होगी a माइनस जेड, और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो होती है जेड। ठीक है, इतना आप समझते हो। तो यदि हम क्या करें, हम यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास फाइंड करते हैं, तो देखिए ये न्यूट्रॉन्स का नंबर है, सॉरी प्रोटॉन का नंबर है, और ये प्रोटॉन का मास है। यदि हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका टोटल मास हमें पता चल जाएगा, प्लस अब यहाँ पर एक न्यूट्रॉन के मास से यदि हम उस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें न्यूट्रॉन का नंबर पता चलेगा। तो इसलिए न्यूट्रॉन नंबर क्या है? a माइनस जेड। तो a माइनस जेड को हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक न्यूट्रॉन के मास को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल न्यूक्लियॉन्स की का मास आ गया। किसका मास आ गया? द्रव्यमान। किसका? न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान हमारे पास में आ गया। अब क्या होता है? अब अगर हम इस मास के इन न्यूक्लियॉन्स के मास में से किसका मास घटा देंगे? mn का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस का मास, तब हमें क्या मिल जाएगा? जो हमारा द्रव्यमान क्षति है, जो मास का उसके अंदर डिफरेंस है, वो हमें मिल जाएगा। तो मास का जो डिफरेंस हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा? जब हम बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जेड
एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, इसमें से हम किसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस एम एन, न्यूक्लियस के मास को। ये किसका मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है, और ये किसका, न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से हमें द्रव्यमान क्षति का व्यंजक मिलेगा, इसको बोलेंगे द्रव्यमान क्षति। ठीक है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो डेल्टा ई किसके बराबर होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर के, इसके बराबर होता है। तो यदि ये बंधन ऊर्जा आ जाएगी, क्या आ जाएगी यहाँ पर, बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा किसके बराबर होगी, डेल्टा ई इक्वस टू, जो हमारा डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, ये हमारे पास में डेल्टा एम की वैल्यू आई। तो इसको यहाँ पर रखेंगे, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर से। तो ये हमारे पास में बंधन ऊर्जा का व्यंजक आ गया, किसका, बंधन ऊर्जा का व्यंजक आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक को न्यूक्लियनों से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक है, जो न्यूक्लियनों को नाभिक से अनंत दूरी तक सेपरेट, मतलब अलग करने के लिए, अलग करने के लिए आवश्यक है। देखिए इसका थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखिए कि यदि हम जो एनर्जी किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जो आएगी, यदि हम उसको उतनी ही ऊर्जा बाहर से प्रोवाइड कर दें, देखिए ये वो एनर्जी है, दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं ये वो एनर्जी है जो इन न्यूक्लियॉन्स को नाभिक के साथ में बांधे रखती है। ठीक है। अगर हम इतनी ही एनर्जी इनको बाहर से प्रोवाइड कर दें तो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएगा, नाभिक से सेपरेट हो जाएंगे। क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे। तो वही बात है कि नाभिक को न्यूक्लियॉन्स को नाभिक से अलग करने के लिए जो एनर्जी जरूरत होती है, उसी एनर्जी को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स को नाभिक से बांधे रखने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको बंधन ऊर्जा कहते हैं। अल्फा कण की, और यहाँ पर सबसे पहले हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लिख लेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा।
पृथ्वी न्यूक्लियॉन्स का मतलब है, न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं, N+Z P A के बराबर, तो ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो यदि हम पृथ्वी न्यूक्लियॉन्स का मतलब है कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी आई उसको हम किससे डिवाइड कर दें, A से डिवाइड कर दें, तो हमारी पृथ्वी न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। तो क्या होगा, ZMP प्लस A-Z Mn-Mn और C², और इसको हम डिवाइड कर दें किससे, A से, तो ये हमारी पृथ्वी न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा हो गई। अगर हम अल्फा कण के पृथ्वी न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकालें अल्फा कण के लिए, तो इसमें क्या होगा, देखिए जो हमारा अल्फा कण होता है वो 2He4 होता है, इसमें Z की वैल्यू 2 होती है और N की वैल्यू भी 2 होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मास निकाल लेना है, मास निकाल लेना है। तो हम मास कैसे निकालेंगे इसका, सबसे पहले जो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान वो होता है 1.0078, इतना होता है एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट में। और यदि हम 2 करेंगे तो इस तरह से हम 2 का मास निकाल लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल सेम मिलता जुलता मास होता है न्यूट्रॉन का। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1.006 ये 87 इस तरह होता है, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का मास आ गया, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, 2 प्रोटॉन का और 2 न्यूट्रॉन का मास आ गया। यदि हम इसका योग कर लेते हैं तो योग करने पर क्या आता है हमारे पास में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास आता है वो आता है 4.0319 AMU, इतना आता है। और हमारे पास में एक अल्फा कण का टोटल द्रव्यमान, इस अल्फा कण का जो टोटल द्रव्यमान होता है वो होता है 4.0015 AMU। अब देखिए इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में से नंबर ऑफ जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके मास को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें अभी किसका, m का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो 4.0319 माइनस 4.0015, इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.0304 AMU, ये आ जाएगी। और अब हम इसका क्या कर देंगे, C² से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या करेंगे, C² से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास में, और हम इसको अगर मेगावाट में निकालेंगे तो मेगावाट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल ई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.0304 इंटू 931 मेगावाट पर AMU, पर AMU। तो ये वैल्यू हमारी आएगी 28.3 मेगा वोल्ट। तो इस तरह से हम किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्फा कण की बंधन ऊर्जा है। अगर हम पृथ्वी न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा निकालते हैं तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, डेल ई को डिवाइड कर देंगे हम ए से, तो हमारे पास में डेल ई की वैल्यू कितनी है 28.3 है, और यहाँ पर हमारे ए की वैल्यू कितनी आती है 2 + 2 = 4, तो ए की वैल्यू हमारे पास में 4 है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर पृथ्वी न्यूक्लियॉन जो बंधन ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी 7.07 MeV। तो ये अल्फा कण की पृथ्वी न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा है, बंधन ऊर्जा, ओके। अब देखिए हम
क्या करेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या, डेल ई अपॉन 1 वर्सेस डेल एम, नहीं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का, बंधन ऊर्जा वर्सेस ए, द्रव्यमान संख्या ए। इसके साथ में हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए कि हम इस ग्राफ को क्यों खींचते हैं। किसी भी परमाणुओं की या किसी परमाणु की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और उसके जो द्रव्यमान संख्या है उसके बीच में जो ग्राफ हमें मिलता है, तो उससे हम क्या पता करते हैं, उसके स्टेबिलिटी का पता करते हैं कि वो कितना स्टेबल है, कितना स्थायी है। तो किसी नाभिक की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है वो जितनी अधिक होगी, नाभिक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, अस्थायी होगा। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, जो हमारा यहाँ 50 से 80 तक, 50 से 80 तक का जो हमारा ये ग्राफ है, ये एकदम सपाट है। सपाट का मतलब है कि यहाँ पर एक सपाट पीक मिलता है, एक फ्लैट मैक्सिमम मिल रहा है, जिसके साथ में औसत जो हमारी बंधन ऊर्जा है, देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्ड जो बंधन ऊर्जा मिलेगी वो लगभग 8.5 मेगावाट के समथिंग है। देखिए यहाँ पे ये 8 है, ये 8.5, ये 9, तो इस तरह 8.5 के समथिंग है। तो बे नाभिक जिनकी बंधन ऊर्जा 50 से 80 के बीच में है, 50 से 80 के बीच में है, वो क्या है, अधिक स्थायी हैं। क्या है वो, अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। जिसमें ये Fe56 में क्या है, Fe56 यहाँ से क्या हो रहा है, इसका ये सबसे मैक्सिमा है। क्या है ये, मैक्सिमा है, सबसे उच्चतम बिंदु है। तो इसका मतलब ये है इसमें Fe56 जो है सबसे अधिक स्थायी है। क्या है, सबसे अधिक स्थायी है, स्थायी है। तो नंबर एक बात तो हमें यहाँ से ये पता चली। दूसरी बात जो पता चली वो ये है कि 80 से ऊंची द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। देखिए यहाँ पे 80 है, तो 80 के बाद में क्या हो रहा है, ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि बंधन ऊर्जा इधर की ओर बढ़ रही है, और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी मास नंबर है, वो इधर की ओर बढ़ रहा है। तो इसके करस्पॉन्ड जो ये ग्राफ है, ये डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हमारे परमाणु भार बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, हमारा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। ठीक है, और 20 से नीचे बहुत तेजी से घट जाती है। 20 का मतलब है 20 से नीचे, 20 से नीचे क्या हो रहा है, बहुत तेजी से घट जाती है। भारी हाइड्रोजन A=2 के लिए केवल, देखिए यहाँ पर 20 से नीचे, यहाँ पर 20 से नीचे ये 20 है, और ये 20 है, इससे नीचे तो ये घट जा रही है। तो यहाँ पे हमें जो बंधन ऊर्जा मिलती है वो लगभग, यहाँ पर ये 1 है तो 1.1 के समथिंग मिलती है। तो सबसे पहले बात क्या है कि 80 के बाद में क्या है, लगातार डिक्रीज हो रही है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, और घटते घटते कहाँ पर, जो 20 से नीचे क्या है, 20 से नीचे बहुत तेजी से घटती है। जैसे ऐसे ये ग्राफ आगे चला जाएगा, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ नहीं है, ग्राफ इतना ही होता है मोस्टली। तो क्या हो रहा है, 20 से नीचे लगातार घटती चली जा रही है, और 20 से नीचे क्या होती है, तेजी से घटती है। और हमें किसके लिए, भारी हाइड्रोजन, हैवी वाटर बोल देते हैं इसको, या हाइड्रोजन, इसके लिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो कितनी मिलती है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कितनी मिली थी, 8.5 मेगावोल्ट।
और यहाँ पर कितनी मिलती है 1.1 मेगावोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितनी मिली 8.5 मेगावोल्ट और यहाँ पर कितनी मिली हमें 1.1। तो इसका मतलब ये है कि 20 से नीचे जो नाभिक हैं वो क्या हैं, नाभिक हैं वो कैसे हैं, कम स्थायी हैं। कैसे हैं, कम स्थायी हैं। ठीक है, 20 से नीचे क्या हैं, कम स्थायी हैं। उसके बाद में तीसरी बात, तीसरी बात 80 से ऊंची द्रव्यमान संख्याओं के लिए, जैसे यूरेनियम, यहाँ पर यूरेनियम आ जाता है, तो यूरेनियम नाभिक जिसका कि परमाणु भार कितना है, A = 238। ठीक है, तो इसके लिए बंधन ऊर्जा लगभग 7.6 मेगावोल्ट है। और अतः नाभिकों का क्या है, स्थायित्व घटता जाता है। नाभिकों का स्थायित्व क्या है, यहाँ से आगे की ओर घटता जाता है। उसके बाद में क्या है, 50 से नीचे वक्र सतत रूप से नहीं घटता, बल्कि ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम नाभिकों पर क्या कैसे डायरेक्ट पीक नज़र आते हैं। जैसे हीलियम है, नाइट्रोजन है और यहाँ पे यहाँ पे हीलियम है, तो इस तरह से क्या है डायरेक्ट पीक नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि नाभिक के समीप की द्रव्यमान संख्याओं सम मतलब है, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बाद में दूसरा कार्बन है, तीसरा क्या है, हीलियम है। तो देखिए हीलियम 2He4, कार्बन C6C12 और ये 8O16। तो मतलब ये दोनों के दोनों सम हैं, ये भी सम है और ये भी सम है। तो सम के लिए क्या है, नाभिक अन्य नाभिकों से अधिक स्थायी है। जो सम संख्या वाले नाभिक हैं वो कैसे हैं, अन्य से अधिक स्थायी हैं, अधिक स्थायी है। दोबारा सुनिए, जैसे हीलियम है, तो हीलियम कहीं 7 पे यहाँ पाया जाता है। तो हीलियम के लिए देखिए ये वैल्यू एकदम बढ़ी है, उसके हीलियम के लिए कितनी एकदम बढ़ गई। उसके बाद में जो हमारा देखिए हीलियम कहाँ पे कुछ 2 के समथिंग आता है, यहाँ पे 2He4, तो यहाँ पे 4 के समथिंग आता है, तो ये वैल्यू क्या हुई, बढ़ जाती है। और उसके बाद में फिर लिथियम के लिए एकदम घट जाती है, सडनली घट जाती है। और उसके बाद में जो हमारा नाइट्रोजन है, जो कार्बन है, कार्बन के लिए फिर एकदम बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन के लिए फिर घट जाती है, और फिर ऑक्सीजन के लिए फिर बढ़ जाती है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है। तो इस तरह से ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम, इनके लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं। और वो क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी नंबर है, एटॉमिक जो द्रव्यमान संख्या A है वो भी सम है, और परमाणु क्रमांक है वो भी सम है। तो सम परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या वाले जो भी स्पीसीज होते हैं उनके लिए क्या होता है, जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो सबसे अधिक होती है, मतलब अन्य नाभिकों की तुलना में अधिक होती है। अब सबसे मेन बात जो यहाँ पे है, चौथी और पांचवी, नाभिकों के सापेक्ष कम होती है, मतलब बहुत हल्के और बहुत भारी। जो बहुत भारी हैं और बहुत हल्के नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा है वो कैसी होती है, बीच वाले नाभिकों के, मतलब बहुत भारी का हल्के का मतलब है जैसे हाइड्रोजन, और बहुत भारी का मतलब है जैसे यूरेनियम। तो इनके बीच वालों की तुलना में कैसी होती है, क्या होती है, कम होती है। यदि हम बहुत भारी नाभिकों को किसी विधि द्वारा अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में तोड़ लें तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। यदि हम भारी नाभिक को कैसे हल्के नाभिक में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, बंधन ऊर्जा बढ़ेगी। क्या होगा, बंधन ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, और इस प्रक्रिया में क्या होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन
नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक बार और सुनो, जो हमारे हल्के और भारी नाभिकों की जो बंधन ऊर्जा है वो क्या है? सापेक्ष कम है, उनके बीच वाले नाभिकों के सापेक्ष क्या है? कम है। तो यदि हम भारी नाभिक जैसे कि यूरेनियम और हल्के नाभिक जैसे कि पहले तो भारी नाभिक के बारे में बात करते हैं। भारी को यदि हम हल्के नाभिकों में कन्वर्ट कर दें, लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दें, तोड़ दें, तो क्या होगा? बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी और इस कारण क्या होगा? बहुत हाई क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं इसको। नाभिक, किसी एक भारी नाभिक का अपने हल्के नाभिक में टूटना क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और इसके बाद में दूसरा जो चौथा कंसेप्ट था, पांचवा कंसेप्ट, 5th पॉइंट, यदि हम दो अथवा बहुत हल्के नाभिकों, जैसे हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन, इसको क्या कर दें? इनको कंबाइंड कर दें, इनको जोड़ दें, किसी विधि द्वारा अपेक्षाकृत भारी नाभिक में संयुक्त कर लें। मतलब इनको हल्का और हल्का को जोड़कर क्या बना लें? एक भारी नाभिक बना लें। क्या बना लें? भारी नाभिक बना लें इसको। तो क्या बनेगा? भारी नाभिक बनाने पर क्या होगा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तब भी बढ़ जाएगी। तो इस कारण क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होगी? रिलीज होगी। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं इसको। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसको। ओके, अब आती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन देखिए, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा। इसमें क्या होता है? जब एक कोई भारी परमाणु या भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है किसी भी प्रक्रिया द्वारा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत हाई क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। अब हम इस प्रक्रिया को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे कि जब किसी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, तो साधारणतः क्या होता है? परमाणुओं के नाभिक का कृत्रिम विघटन हो जाता है। मतलब वो अपने वो छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उनसे हल्के अल्फा, बीटा, गामा आदि जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक के ऊपर एक न्यूट्रॉन का प्रहार करने के बाद में क्या होता है? उसका द्रव्यमान दो अलग अलग द्रव्यमानों में टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? हम एक प्रक्रिया देखेंगे किसका? यूरेनियम का विखंडन, 92U235 का विखंडन। इसमें क्या होगा कि 92U235 पर जब न्यूट्रॉन
की बमबारी होगी, किसकी, न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग होगी, तो क्या होगा, इसका परमाणु भार जो है वो 1 नंबर बढ़ जाएगा, 92U236 ये बढ़ जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम में, Pa56 144 में कन्वर्ट होगा। इसके साथ में क्रिप्टॉन निकलेगा, क्रिप्टॉन 3689। उसके साथ में 3 न्यूट्रॉन बाहर होंगे और उसके साथ में ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा रिलीज होगी। देखिए अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जब हमने एक यूरेनियम नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी की तो क्या बना, उससे एक इसका जो नाभिक, इसका जो द्रव्यमान संख्या है एक बढ़ गई। उसके बाद में क्या हुआ, उसका फिर विखंडन हुआ, किसमें, बेरियम में, क्रिप्टॉन में, और उसके बाद में 3 न्यूट्रॉन हमें मिल गए और उसके साथ में ऊर्जा। अब क्या करेंगे, ये 3 न्यूट्रॉन जो हैं ये अगले यूरेनियम एटम को क्या करेंगे, यूरेनियम नाभिक को क्या करेंगे, ये उसके ऊपर फिर बॉम्बार्डिंग करेंगे और बॉम्बार्डिंग करने के बाद में उससे और प्रक्रिया शुरू होगी। फिर वहाँ से 3 बनेंगे और वो दूसरों पे प्रहार करेंगे, वहाँ से फिर प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस प्रकार से एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया तैयार हो जाती है और उसका क्या हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो उसको नियंत्रित करने के लिए भी कुछ सिस्टम होते हैं। यदि वो अनियंत्रित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसी को हम परमाणु बम कह देते हैं। और अगर वो नियंत्रित हो जाए तो इस ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर कब तैयार होता है, जब ये श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। और परमाणु बम कब कब बनता है, जब ये श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाती है कि ये 3 न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम नाभिक पर प्रहार करके उसको तोड़ देंगे, फिर वो 3 जो बनेंगे वो अगले को तोड़ देंगे। इस तरह से एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जनरेशन हो जाता है। और उस श्रृंखला अभिक्रिया को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये देखिए, ये एक अभिक्रिया का मैंने एक पिक्चराइज्ड फॉर्म मैंने तैयार करी है। तो इसमें क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन इस यूरेनियम नाभिक पर बॉम्बार्डिंग हुई इसकी। इसके बाद में यूरेनियम नाभिक बेरियम में और क्रिप्टॉन में टूट गया और उसमें क्या हुआ, 1 2 3 न्यूट्रॉन का जनरेशन हुआ, न्यू न्यूट्रॉनों का जनरेशन हुआ। और उन 3 न्यूट्रॉनों ने अगले यूरेनियम नाभिक पर क्या करा, प्रहार कर दिया, उस पर बॉम्बार्डिंग कर दी। और वो बॉम्बार्डिंग में दो यूरेनियम नाभिकों का क्या हो गया, बेरियम और क्रिप्टॉन में दोबारा से क्या हुआ, विखंडन हो गया उसका। और उसके बाद में क्या हुआ, तीन नए न्यूट्रॉन का जनरेशन और हो गया और ये न्यूट्रॉन अगले वाले श्रृंखला अभिक्रिया को शुरू करेंगे। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है कि ये अभिक्रिया लगातार चलती चली जाती है और इसके साथ में क्या, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, हाई एनर्जी रिलीज होती है। तो यही क्या है, नाभिकीय देखिए अब हम पता करेंगे कि 1 ग्राम यूरेनियम से कितनी जो एनर्जी है वो रिलीज होगी 1 ग्राम यूरेनियम से। तो 1 ग्राम यूरेनियम से देखिए 1 ग्राम यूरेनियम में कुल परमाणु की संख्या जो होती है वो होती है 1 ग्राम परमाणु लगभग, इसको हम लिख सकते हैं इसका, क्योंकि परमाणु एटॉमिक भार कितना होता है 235। तो इसको हम 6 × 10⁻23 को इसको हम 235 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो आएगा वो आएगा 2.56 × 10⁻21। तो इतने ज़्यादा इतने परमाणुओं की संख्या उसमें होगी, इतने परमाणु होंगे 1 ग्राम यूरेनियम में। उसके बाद में
हमें पता है कि एक किसी भी परमाणु से, परमाणु के किसी भी एक नाभिक से जो ऊर्जा, एक नाभिक से कितनी ऊर्जा, लगभग 200 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी, 200 मेगावाट। तो जितने, अब ये परमाणु, जितने परमाणु उतने नाभिक होंगे, तो इतने परमाणुओं से कितनी होगी, 2.56 इंटू 10⁻21 इंटू 200 मेगावाट। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी लगभग 5 इंटू 10⁻23 मेगावाट। और ये एनर्जी बहुत हाई क्वांटिटी की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी है। तो ये सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम से उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब हम इसका जो यूज़ है उसको पढ़ेंगे कि नाभिकीय विखंडन का यूज़ क्या क्या होता है। हमने यहाँ पे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को पढ़ लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहला होता है परमाणु बम। परमाणु बम एक प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है परमाणु बम के अंदर। और परमाणु बम के अंदर कैसी श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित। परमाणु बम के अंदर कैसी होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इसके अंदर होती है। जैसे में कि मैंने ये बताया कि एक न्यूट्रॉन क्या करता है, एक किसी जो एटम होता है उसको, जो नाभिक होता है इसका यूरेनियम का, उसको कन्वर्ट कर देता है क्रिप्टॉन और बेरियम और 3 न्यू न्यूट्रॉन में। वो तो 3 न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम को क्या करेंगे, विखंडित कर देंगे। इस तरह से अभिक्रिया चालू हो जाएगी और वो लगातार अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है इसको हम अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। तो परमाणु बम जो होता है, बम का मतलब होता है विनाश करना, जो किसी चीज़ का विनाश करता हो। तो विनाश करने के लिए परमाणु बम, इस नाभिकीय अभिक्रिया का प्रयोग परमाणु बम मतलब विनाश कार्य के लिए किया जाता है। देखिए, इसका सबसे पहला प्रयोग अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था, जिसमें बहुत अधिक लोग मारे गए थे। और वो जो परमाणु बम था, जो आज के परमाणु बम दुनिया में उपस्थित हैं, उससे बहुत ज़्यादा लाइट था। लाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा हल्का था। उसकी जो पावर थी आज के परमाणु बम से बहुत ज़्यादा कम है। और ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। मतलब जिस तरह कोई ब्रह्मास्त्र से नहीं बच सकता था, इस प्रकार से इस सिस्टम से भी नहीं बच सकता, असंभव है। ठीक है। और दुनिया में ये सबसे ज़्यादा जो परमाणु बम है वो इस समय रसिया के पास में है। इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, रसिया है, चाइना है, अमेरिका है। तो मैक्सिमम देश अभी नहीं हैं ऐसे जिनके पास में न्यूक्लियर पावर है। लेकिन ये एक तरह का बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी सिस्टम है। और इसके बम विस्फोट से कितना, लगभग 10⁻7 सेल्सियस का ताप उत्पन्न होता है। ताप उत्पन्न होता है। और इतना ताप किसी भी चीज़ को, चाहे वो कुछ भी हो, लकड़ी, एनीथिंग विच इज एग्जिस्ट ऑन अर्थ, वो हर किसी चीज़ को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त है, इतना टेम्परेचर। और दूसरी बात होती है इसमें सबसे सबसे जो खतरनाक चीज़ होती है वो होता है रेडिएशन। वो होता है रेडिएशन। जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ये ताप
उत्पन्न होता है, लेकिन वो ताप तो कुछ समय बाद में शांत हो जाता है। लेकिन ये जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन अपना प्रभाव हजारों हजारों साल तक नहीं छोड़ता है। आज भी जापान के अंदर जो हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने 2 बम विस्फोट किए थे, उसके कारण आज भी वहाँ पर लोग अपंग पैदा होते हैं, हैंडीकैप होते हैं। बहुत लोगों के, कुछ लोगों के हाथ नहीं होते, कुछ लोगों के हाथ पैर मुड़े होते हैं। तो ये सारा प्रभाव किसका होता है? ये रेडिएशन का होता है। और रेडिएशन कौन सा होता है? वही जो हम अल्फा बीटा गामा, ये जो होता है रेडियो एक्टिव, जो इस तरह का ही रेडिएशन होता है। जो रेडिएशन का प्रभाव बहुत टाइम तक रहता है, वहाँ की वातावरण में उसका प्रभाव रहता है। वहाँ के जो खाने वाले सिस्टम में पदार्थ हैं उनमें रहता है, पानी में रहता है। तो इस तरह के जो भी जीव जंतु हैं बाद में पैदा होते हैं, उन पे भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ओके। और सबसे पहली बात यह, जैसे ही परमाणु बम का विस्फोट होता है, परमाणु बम का जिस तरह जैसे ही विस्फोट होता है, यहाँ पर इसके बहुत बीच तक एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कुछ समय के लिए। जो हवा है वो वहाँ से, जो वायु कण है वो वहाँ से बिल्कुल ही स्केप हो जाते हैं, बिल्कुल भी वहाँ से पलायन कर जाते हैं बिल्कुल। और वहाँ पे कुछ समय के लिए क्या हो जाता है? एक तरह का वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है परमाणु बम की प्रक्रिया है, ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका दूसरा जो प्रयोग है वो है नाभिकीय रिएक्टर या फिर एटॉमिक भट्टी। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। देखिए, जो हमारी परमाणु एनर्जी होती है, जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का हम प्रयोग जिस तरह से विनाशकारी कार्य के लिए करते हैं, उसी प्रकार से हम उसका का यूज कल्याणकारी कार्य के लिए भी करते हैं। और वो है, जो कल्याणकारी यूज है उसका, वो है नाभिकीय रिएक्टर के रूप में। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? जो एनर्जी उससे रिलीज होती है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। और यहाँ पर कैसी अभिक्रिया होती है? नियंत्रित, ये कैसी होती है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है ये, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखिए, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और इस नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को एक मंदक के रूप में, मंदक के द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। क्या होता है कि जब एक न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम एटम पर बॉम्बार्डिंग करता है, तो ये बैरियन, क्रिप्टॉन और 3 नए न्यूट्रॉनों में चेंज हो जाता है। 3 नए न्यूट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। तो इन न्यूट्रॉनों की जो संख्या है उसको रोकने के लिए मंदक का प्रयोग होता है। मंदक क्या होता है? उन न्यूट्रॉनों को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ आगे, सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट नंबर में ही न्यूट्रॉन्स को आगे जाने देता है। ठीक है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, ये जो अभिक्रिया है वो अनियंत्रित से नियंत्रित अभिक्रिया में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें होता क्या है? सबसे पहली बात होती है ईंधन। ईंधन के रूप में रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग होता है ईंधन। ईंधन, फ्यूल। फ्यूल में क्या होता है कि वह पदार्थ जिसका नाभिकीय विखंडन किया जाता है, वो क्या होता है? वो ईंधन के रूप में ईंधन होता है। और इसके लिए U-235 या फिर पोलोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात होती है मंदक। मंदक, जैसा कि मैंने आपने बताया, इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो U-35 और Pu-239 के नाभिकों से विखंडन करने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा अधिक होती है न्यूट्रॉनों की। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम मंदक के रूप में जो प्रयोग होते हैं वो कौन से? भारी जल, ग्रेफाइट
और तीसरा है बेरिलियम ऑक्साइड। क्या? बेरिलियम ऑक्साइड। तो ये तीन अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं, इनको हम बंधक के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये बंधक है, ये बंधक है। ये न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कर लेते हैं, उनकी गति को नियंत्रित कर ले। और सबसे अच्छा जो बंधक है वो है भारी जल। सबसे अच्छा जो बंधक है वो है भारी जल। तीसरी बात, शीतलक, कोलेंट, शीतलक। शीतलक क्या होता है? विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब हीट उत्पन्न होती है। सबसे जब भाई जब अ, ताप उत्पन्न होगा तो उससे हीट भी जनरेट होगी, तो उसको शीतलक द्वारा क्या होता है, हटाया जाता है। इसके लिए वायु, जल अथवा CO2 को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। पानी को और जो हमारी वायु है उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करते हैं। इससे ऊष्मा को भाप बनाने में कार्य किया जाता है। इसका कार्य क्या है, ऊष्मा किस में चेंज हो जाती है, भाप में चेंज हो जाती है। इससे टरबाइन चलाकर क्या करा जाता है, बिजली उत्पन्न की जाती है। भाप से क्या चलता है, टरबाइन, और टरबाइन क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है। ओके। तो शीतलक कौन कौन से होते हैं? इसमें वायु, जल और CO2 ये शीतलक के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है वो है परिरक्षक। परिरक्षक मतलब शील्ड। शील्ड, तो शील्ड का क्या कार्य होता है, रिएक्टर में कई प्रकार की तीव्र विकिरण निकलते हैं। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो इसमें रेडिएशन जनरेट होता है वो बाहर निकलता है। तो उस रेडिएशन को जो उसके रिएक्टर के पास में काम करने वाले लोग होते हैं, काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए वो जो रेडिएशन है वो खतरनाक हो सकता है। तो उनकी रक्षा करने के लिए रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की एक मोटी दीवार बना दी जाती है। तो परिरक्षक क्या होता है, रेडिएशन रोकने के लिए, रेडिएशन रोकने के लिए रिएक्टर के चारों ओर, रिएक्टर के चारों ओर कंक्रीट की एक दीवार बना दी जाती है। कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई जाती है। मोटी दीवार बना दी जाती है, बना दी जाती है। इसी को हम शील्ड कहते हैं, परिरक्षक बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में पांचवी जो दो हमारी बात है वो है नियंत्रक क्षणें। नियंत्रक क्षणें, नियंत्रक क्षणें क्या करती हैं, देखिए ये हैं कंट्रोल रोड्स। इसमें क्या होता है, कैडमियम अथवा बोरोन की छड़ें होती हैं जो रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करती हैं। विखंडन दर को मतलब प्रति सेकंड जो यूरेनियम या फिर अदर किसी जो भी रेडियो एक्टिव सॉरी जो भी हमारा पदार्थ है जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रति सेकंड जो डी इंटीग्रेट होने वाले जो नंबर ऑफ परमाणु है उनको क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या करती है, नियंत्रित करती है। विखंडन की दर, ये क्या है, विखंडन की दर। विखंडन की दर को, विखंडन की दर को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित
करने के लिए क्या करते हैं, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग करते हैं। कैडमियम या फिर बोरोन की छड़ों का प्रयोग करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो हमारी श्रृंखला अभिक्रिया है वो नियंत्रित रह सके, अनियंत्रित ना हो, मतलब वो रिएक्टर रहे। और ऐसा क्यों होता है कि जो कैडमियम और बोरोन है वो न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं। कैडमियम बोरोन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक। अच्छे क्या होते हैं, ये अवशोषक होते हैं। ठीक है, मतलब उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो भी न्यूट्रॉन होते हैं वो अगली श्रृंखला अभिक्रिया को अनियंत्रित ना कर सकें, इसलिए उसको वहीं पर क्या करते हैं, ये रोक लेते हैं। तो इससे क्या होती है, जो विखंडन की दर है उसको वो धीमी हो जाती है। ठीक है, और जब विखंडन की दर धीमी हो जाती है तो क्या करते हैं, इसको हम बाहर की तरफ खींच लेते हैं। तो इसका एक चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये सुरक्षा छड़ें होती हैं ऊपर से लगी हुई। ये एक ब्लॉक होता है ग्रेफाइट का। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरी विखंडन प्रक्रिया चलती है। तो ये यूरेनियम छड़ें हैं जो कि फ्यूल के रूप में यूज होती हैं। ये जो डार्क छड़ें हैं ये यूरेनियम की छड़ें हैं, और जो होलो छड़ें हैं ये कैडमियम की छड़ें हैं। तो इन कैडमियम की छड़ों को अंदर की ओर धंसा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे होल्स होते हैं बने हुए, तो इनको अंदर की ओर धंसा दिया जाता है। और जब जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। कैसी हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। तो इनको हम बाहर की तरफ खींच लेते हैं। तो ये सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से सुरक्षा छड़ों का, नियंत्रक छड़ों का यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर किसी ना किसी सेट में हर साल जरूर आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। उसके बाद में जो 6 है वो है सुरक्षा छड़ें, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो सुरक्षा छड़ें क्या होती है, आपातकालीन में यदि रिएक्टर अत्यधिक तीव्र गति से चलने लगता है, यदि उसकी जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, तो नियंत्रक छड़ों को एक विशेष सेट, जिसे उपविराम शॉर्ट ऑफ छड़ें कहते हैं, रिएक्टर में स्वतः प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, ये तुरंत ही न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं तथा श्रृंखला अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है। मतलब जिस तरह हम कैडमियम की छड़ें अंदर डालते हैं तो वो एक तरह से हो गया एक छड़ें अंदर डालने वाला एक अलग प्रोसेस। उसमें हम क्या करते हैं, अगर वो थोड़ी तेज होती है तब यूज़ करते हैं, लेकिन जो सुरक्षा छड़ें होती हैं उसमें अधिकतर जो छड़ें होती हैं वो एक सेट के रूप में होती हैं, और वो एक सिस्टमेटिक रूप से वो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल होती हैं। तो वो अपने आप ही, जैसे ही वो रिएक्शन तेज हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर चली जाती हैं और न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। और क्या होता है, जो रिएक्शन है वो सडनली एकदम स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से सुरक्षा छड़ों का यूज होता है। अब नाभिकीय रिएक्टर की रचना। देखिए, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर 1942 में फर्मी के निर्देशन में, देखो फर्मी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ये बताया। तो फर्मी ने क्या कहते हैं, फर्मी ने सबसे पहले फर्मी के निर्देशन में, फर्मी की देखरेख में, कहाँ पे, शिकागो यूनिवर्सिटी में, शिकागो
यूनिवर्सिटी में शिकागो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बनाया गया, जिसमें यूरेनियम 235 को फ्यूल के रूप में यूज़ किया गया था। ठीक है, इसमें ग्रेफाइट की ईंटों से बनाया गया एक ब्लॉक था, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। इसमें निश्चित स्थानों पर साधारण यूरेनियम की छड़ें धसी हुई थी और यूरेनियम को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए यूरेनियम की छड़ों पर एल्यूमिनियम का खोल चढ़ा दिया गया। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या था, जो छड़ें थी वो कैसी थी, वो ब्लैक ब्लैक थी, तो वो उस पर यूरेनियम, उसका एल्यूमिनियम का खोल चढ़ा दिया जाता था। और कैडमियम की छड़ें भी उसके खांचों में रखी जाती थी, जिनको नियंत्रक छड़ें बोलते हैं। आवश्यकता अनुसार भीतर और बाहर किया जा सकता था और उसको नियंत्रित किया जा सकता था। अब आती है कार्यविधि। कार्यविधि किस तरह से नाभिकीय रिएक्टर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर को चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी वो एक बिल्कुल क्लीन एनर्जी है। इस एनर्जी में किसी भी प्रकार का, ये एनर्जी जब इस एनर्जी का जब जनरेशन होता है, तो इस एनर्जी के जनरेशन में किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता, सबसे पहली बात है। दूसरी बात, जो फ्यूल इसके लिए यूज़ होता है, उस फ्यूल की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है और एनर्जी जो जनरेट होती है उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। तो ये सिर्फ एक तरह से अगर माना जाए तो नाभिकीय एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी, वो सिर्फ अगर अनियंत्रित हो जाए तो यदि हम इसके यदि ये अनियंत्रित हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन नियंत्रित अगर है, तब नाभिकीय रिएक्टर एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी जनरेशन के लिए काम करता है। और जो नाभिकीय फ्यूल होता है वो बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, जिससे कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। तो इसकी कार्यविधि देखेंगे कि इसको चलाने के लिए किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। रिएक्टर में सदैव कुछ न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं नाभिकीय रिएक्टर के अंदर। ठीक है, अब अतः जब रिएक्टर को चलाना होता है तो कैडमियम की छड़ों को बाहर खींच लेते हैं। तब रिएक्टर में उपस्थित U-235, जब जब हम कैडमियम की छड़ों को बाहर की तरफ खींच लेते हैं तो न्यूट्रॉन आगे चले जाते हैं और U-235 का क्या हो जाता है, नाभिकों का विखंडन होना शुरू हो जाता है और विखंडन के फलस्वरूप अन्य तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिनको न्यूट्रॉन बार बार मंदक जो ग्रेफाइट है उससे टकराते हैं। और मंदक हल्की धातु का होता है, अतः न्यूट्रॉन पकड़ में नहीं आ सकते, किंतु उससे टकराकर पार निकलने पर ये इनकी जो गति है वो मंद पड़ जाती है। मतलब ग्रेफाइट जो एक हल्की धातु है, तो उससे क्या होता है, उससे टकराने पर ये क्या होते हैं, पकड़ में तो नहीं आते, लेकिन इनकी जो गति है वो कैसी हो जाती है, वो हल्की हो जाती है। इस प्रकार एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ होती है। न्यूट्रॉनों की बढ़ती हुई संख्या पर कैडमियम की छड़ों को भीतर खिसका कर नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ये नियंत्रित छड़ें न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार विखंडन की दर को कम करके उत्पन्न ऊर्जा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। मतलब ऊर्जा जो है वो एक सर्टेन अमाउंट में ही रिलीज होगी या जनरेट होगी, ताकि इसमें विस्फोट ना हो। विस्फोट कब होता है, जब कोई एनर्जी बहुत ही लार्ज एक तरह से विकराल रूप ले लेती है, तो उसी को हम विस्फोट बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया चलाने के लिए इसका आकार एक क्रांतिक साइज से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, एक क्रांतिक साइज, एक जो क्रिटिकल साइज है उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारी कार्यविधि हो गई। अब पढ़ते हैं क्रिटिकल साइज। व्हाट इज क्रिटिकल साइज।
क्रिटिकल साइज पढ़ते हैं। क्रांतिक साइज, इसको हम क्रिटिकल साइज ही बोल सकते हैं। क्रिटिकल साइज। तो इसमें क्या होता है कि विखंडन पदार्थ का क्रांतिक साइज, विखंडन पदार्थ जो भी हम फ्यूल ले रहे हैं उसका क्रांतिक साइज वह न्यूनतम साइज है। विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक साइज वह न्यूनतम साइज है। न्यूनतम साइज है जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाने के लिए आवश्यक है। जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाने के लिए आवश्यक है, बनाने के लिए आवश्यक है। और इसी को हम और तरह से हम बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, कि विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हम साइज को किससे रिप्लेस कर देंगे? द्रव्यमान से। द्रव्यमान, ठीक है। तो ये क्रांतिक साइज की डेफिनेशन हो गई। ओके। परमाणु ऊर्जा संस्थानों में ये जो हमारे जो एटॉमिक एनर्जी जो भी हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्यूल होता है, जो विखंडनीय पदार्थ होता है U-235 या Pu-239 जो होता है, उसको छोटी छोटी गोलियों के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार का साइज क्रांतिक साइज से काफ़ी कम रहता है। अतः इसे स्वतः ही विखंडन होने से देखो ये कितनी बढ़िया बात है। जो हमारा जो भी विखंडनीय पदार्थ होता है उसको हम कैसे रखते हैं, जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, छोटी छोटी गोलियों के रूप में इसको रखते हैं, छोटी छोटी गोलियों के रूप में रखते हैं। तो इन छोटी गोलियों का जो साइज होता है वो क्रांतिक साइज से कैसा होता है? छोटा होता है। क्रांतिक साइज से छोटा होता है। अब जब क्रांतिक साइज से छोटा होगा तो इसमें कभी भी विखंडनीय जो प्रक्रिया है, जो भी इसमें फ्यूजन जो रिएक्शन है वो कभी भी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि देखिए न्यूट्रॉन इस पर कहीं से भी बम्बार्डिंग कर सकता है। तो यदि इसका साइज क्रांतिक साइज से बड़ा होगा तो इसमें रिएक्शन चालू हो सकती है। लेकिन जब हम साइज को छोटा रखते हैं तो इसमें स्वतः ही सेल्फ ही कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होती, कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं बनती। देखिए श्रृंखला अभिक्रिया में कुछ कठिनाई भी आती हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी आती हैं। कठिनाइयाँ क्या आती हैं? कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयाँ, पहली बात तो ये होती है कि जो हमारा जो यूरेनियम में अधिकांश जो साधारण यूरेनियम होता है, साधारण यूरेनियम, उसमें यूरेनियम 238 होता है। क्या होता है? जो साधारण यूरेनियम है वो ये है, 238 होता है। इसमें यूरेनियम 235 की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लगभग 0.7% के समथिंग होती है। कितनी होती है? 0.7% के समथिंग होती है। और मोस्टली जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है या फिर परमाणु बम में यूज़ होता है वो 235 ही होता है। तो क्या होता है
कि U38 से केवल अत्यंत ऊर्जाशील 1 मेगावाट से अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा विखंडन हो सकता है। इससे कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों को यह अवशोषित कर लेता है। मतलब यदि न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो, लगभग 1 मेगावाट से अधिक, 1 मेगावाट से अधिक हो, तभी ये जो है 238 क्या कर सकता है, रिएक्शन में इससे रिएक्शन हो सकती है। तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को, और इससे अगर कम है, इससे न्यूट्रॉन की ऊर्जा यदि 1 मेगावाट से कम है तो उसको ये स्वतः ही अवशोषित कर लेता है। तो इस कारण क्या है, जबकि जो हमारा U235 है वो क्या है, वो कम एनर्जी वाले ऊर्जा के द्वारा, एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही विखंडन उसका हो सकता है। तो परंतु इसके 238 द्वारा अवशोषित हो जाने की संभावना कहीं अधिक होती है। इसकी जो न्यूट्रॉन होता है ये 238 द्वारा इसको एब्जॉर्ब करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जबकि इसमें ये 235 जिसका जो कि फ्यूल के रूप में एक्चुअली काम करता है वो वैल्यू वो सिर्फ 0.7% होता है। तो इसको अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अतः साधारण यूरेनियम के विखंडन से नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वे 238 द्वारा अवशोषित हो जाने के कारण श्रृंखला अभिक्रिया को नहीं चला सकेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला श्रृंखला अभिक्रिया को नहीं चला। पहली बात तो इतनी ऊर्जा के न्यूट्रॉन की आवश्यकता इसको होगी। दूसरी बात, इससे कम ऊर्जा होती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को ये अवशोषित कर लेता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 235 को इससे क्या करते हैं, अलग करते हैं। उसके बाद में 235 को न्यूक्लियर रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कठिनाई है। दूसरी बात, इसके जो हैं दो उपाय हैं, इस कठिनाई को रोकने के जो हैं वो, नंबर 1, पहला जो सॉल्यूशन है इसका वो है 235 को अलग करके साधारण यूरेनियम से हल्के आइसोटोप, देखिए जो U238 है वो U235 जो है उससे हल्का है, क्या है, हल्के आइसोटोप को विसरण डिफ्यूजन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं, और 238 में से किसी भी ऊर्जा वाले इसका 235 का किसी भी ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा विखंडन संभव होता है। तो ये एक सॉल्यूशन तो ये हुआ। दूसरा सॉल्यूशन, मंदकों का उपयोग करके क्या होता है, यदि हम न्यूट्रॉन को किसी विधि द्वारा इतना मंदगामी कर लें कि इसकी ऊर्जा केवल 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग रह जाए, तो 238 द्वारा अवशोषित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब मंदक का प्रयोग करके देखिए एक बात हो रही है, 238 से 235 को विसरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। क्या हो जाता है, विसरण विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है, उसके बाद में इसका इजीली डिसइंटीग्रेशन कर सकते हैं। मंदक का प्रयोग करके क्या होता है, न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कितना कर देते हैं, की ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0.03 वोल्ट, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि न्यूट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो जाती है तो इसकी जो एब्जॉर्बिंग प्रोबेबिलिटी है, इसके द्वारा एब्जॉर्ब की जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, छोकने में कुछ ना हो रहा, देखिए नाभिकीय रिएक्टर के प्रयोग, नाभिकीय रिएक्टर के अनुप्रयोग।
इसके एप्लीकेशन, सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है प्लूटोनियम Pu-239 को प्राप्त करना। देखिए Pu-239 प्लूटोनियम कहते हैं इसको। प्लूटोनियम यूरेनियम 235 से भी अच्छा क्या है, अच्छा फ्यूल है। क्या है, यूरेनियम इससे अच्छा फ्यूल है। इससे भी अच्छा फ्यूल है कौन, प्लूटोनियम 239। तो इसको क्या करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर एक श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चला के क्या कर देते हैं, इसको हम इससे इसको क्या कर देते हैं, इसको प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जो कॉन्सिक्वेंसेस है इसका वो है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन। U-35 से विखंडन से U-235 के विखंडन से तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का उत्सर्जित होते हैं। इन न्यूट्रॉनों को एक दिक् किरण पुंज के रूप में अभिसारित करके अन्य तत्वों के कृत्रिम नाभिकीय विघटनों का अध्ययन किया जा सकता है। तो क्या एक दूसरा क्या है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो है कृत्रिम रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन। देखिए जब ये रिएक्शन चलती है तो इस रिएक्शन के बाद में जो स्टेबल, जब तक स्टेबल कोई एलिमेंट नहीं आ जाता तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। तो इसके बीच में बहुत सारे आइसोटोप्स बनते हैं। जिस तरह से 230 यूरेनियम 238 से क्या मिला, यूरेनियम 235। तो इस तरह से क्या आइसोटोप्स मिलते चले जाते हैं। ठीक है, चौथी बात है ऊर्जा का जनरेशन ऑफ एनर्जी। ये तो सबसे मेन बात है, जनरेशन ऑफ एनर्जी। जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, फ्यूज़न हो या फिजन हो, इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम कैसे किसी भी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एज ए, सबसे ज़्यादा तो इसका यूज जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होता है। तो यहाँ पर आपका जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आता है भाई नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया जब मैं कर्व समझा रहा था, तो उसमें क्या था, कुछ तो भारी और कुछ हल्के, उनकी जो बंधन ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। बीच वाले कर्व के करस्पोंड यदि उससे हम कंपेयर करें तो कम होती है। तो जो कम वाले हैं उनको यदि हम एक दूसरे से साथ मिला लें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो से अधिक हल्के नाभिक, हल्के नाभिकों को तीव्र चाल से गति करते हुए, तीव्र चाल से, तीव्र चाल से गति करते हुए, गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर संयुक्त होकर एक भारी
नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाता है। संलयन कहलाता है। ठीक है। तो जब हल्के नाभिक एक दूसरे के साथ में मिलते हैं तो उनकी जो बंधन ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, और इस कारण उससे क्या होता है, जब वो रिएक्शन होती है उनसे मिलने वाली, तो उससे बहुत हाई मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दो ड्यूट्रॉन हो, ड्यूट्रॉन का मतलब 1s2 और 1s2, यदि हम इसको जोड़ दें तो सबसे पहले एक तो बनेगा ट्राइटियम और दूसरा बनेगा एक यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसके साथ में 4 मेगावोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। इसी तरह से इस प्रकार बनी हुई जो ये ट्राइटियम होती है, इस पे एक तीसरे ड्यूट्रॉन को संलयित होकर इसके ऊपर 1s3 और एक तीसरा ड्यूट्रॉन और ले लें 1h2, इसके बाद में क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, एक अल्फा कण में कन्वर्ट हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन इससे बाहर होगा, और इसके बाद में 17.6 मेगावोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये दोनों अभिक्रियाएं 3 न्यूट्रॉन संलयित होकर एक हीलियम नाभिक, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। क्या होता है, 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं और एक हीलियम नाभिक बना रहे हैं और एक न्यूट्रॉन बना रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन इसके बाद वाली है। दूसरी बात यह है, जो भारी हाइड्रोजन है, भारी हाइड्रोजन जो हम इसको भारी हाइड्रोजन से संलयित होने के बाद, भारी हाइड्रोजन के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान के U-235 से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से कहीं अधिक है। देखिए, उतने ही द्रव्यमान का यदि हम यूरेनियम ले लें और उतने ही द्रव्यमान का हम भारी हाइड्रोजन ले लें, तो इस भारी हाइड्रोजन के संलयन से मिलने वाली जो ऊर्जा होगी वो U-35 की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा अधिक होगी। ओके। इसलिए जो नाभिकीय संलयन में उत्पन्न ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट होती है। के संलयन की कठिनाइयाँ, नाभिकीय संलयन की कठिनाइयाँ, भाई सबसे पहली बात तो यह है कि जब संलयित होने वाले धनावेशित नाभिक एक दूसरे के बहुत निकट आते हैं तो उनके बीच में वैद्युत प्रतिकर्षण बल अत्यंत तीव्र हो जाता है। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव धनायन जो फ्यूल होता है, पॉजिटिव तो उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है। ठीक है। इस बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए उन्हें बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा देने के लिए, जो ऊर्जा इन दोनों को संलयित करने के लिए प्रयुक्त होगी, वो ऊर्जा देने के लिए लगभग अति उच्च ताप
ताप लगभग कितना 10⁻18 केल्विन तथा दाब अति उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होगी कि लगभग कितने इतने केल्विन का। और ये इतना ताप सिर्फ कहाँ पर है, दो जगह अवेलेबल है, नंबर 1 सन और नंबर 2 नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन में अब ना तो हम सन पर जा सकते हैं और ना ही नाभिकीय विखंडन करने के बाद में ये इतना वो कर लें, तो ये तो एक तरह की इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। ठीक है, तो क्या है कि ये तो या तो सूर्य पे उपलब्ध है या फिर परमाणु बम के विस्फोट में। तो इसलिए इस जो बहुत अधिक जो ताप उत्पन्न होता है तो इसको हम ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है, एक कठिनाई है। अब इसके अनुप्रयोग, नंबर 1 है हाइड्रोजन बम। देखिए हाइड्रोजन बम एक तरह की, जिस तरह से परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की एक अनियंत्रित अभिक्रिया है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया है। इसमें लगभग 10⁸ केल्विन का ताप उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब इससे निकलने वाली ऊर्जा एक विकराल रूप ले लेती है तो उसको हम बम का नाम दे देते हैं, विस्फोट का, और उसी को हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। हाइड्रोजन बम क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, इसमें जो भारी हाइड्रोजन है इसका प्रयोग होता है, जो हल्के नाभिक होते हैं वो संलयित होकर एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी एक विकराल रूप ले लेती है और वो कैसा हो जाता है, एक तरह का विस्फोट हो जाता है, तो उसी को हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। दूसरा है जो सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति, जनरेशन ऑफ एनर्जी इन ऑन द सन। इसमें देखो दो परिकल्पनाएं दी। नंबर 1 कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसमें सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला फिनोमिना है वो है कार्बन साइकिल। इसके अंतर्गत क्या है, 1939 में अमेरिकी वैज्ञानिक बैथे ने बताया कि सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिकों, 4 प्रोटॉनों, ठीक है, 4 प्रोटॉनों का एक हीलियम नाभिक में संलयन सीधे न होकर, मतलब प्रोटॉनों का संलयन बहुत सारे BnH1 का संलयन 2He4 में सीधे ना होकर कैसे होता है, कई ताप अभिक्रियाओं की एक साइकिल के रूप में होता है, जिसमें कार्बन क्या करता है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कार्बन क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसको हम थोड़ा इसमें क्या है, देखो जैसे BnH1 है, इसके साथ में हमने कार्बन ले लिया, ये किस में चेंज हुआ, 7n13 में, प्लस ऊर्जा इसमें बाहर निकली।
इसी तरह से ऊर्जा बाहर निकल गई। और जब 7n13 का 6c13 प्लस 1 बीटा नोट, ये क्या है, पॉजिट्रॉन है और ये एंटी न्यूट्रिनो है, यह है न्यूट्रिनो। तो पहली साइकिल तो ये हो गई। इसी प्रकार से क्या होता है कि ये जो 13 आया, ये 13 इसका फिर 1H1 प्लस 6C13 के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, 7n14 मिलेगा प्लस ऊर्जा। ये पहला फिनोमिना है, पहली साइकिल है, ये दूसरी साइकिल है। और ये 7n14 किस में कन्वर्ट होगा, 8O15 में प्लस नहीं, इसको नहीं करते, ये है। और तीसरी साइकिल में क्या होगा, तीसरी साइकिल में जो ये तीसरा वाला जो ये आया हमारा प्रोटॉन प्लस 7n14 इसके साथ हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पर 8O15 का जनरेशन हुआ प्लस ऊर्जा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, पास में 8O15 आया, उसका रिएक्शन किसके साथ, 7n15 के साथ हुआ। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिट्रॉन बाहर निकला और न्यूट्रिनो बाहर निकला। उसके बाद में चौथी साइकिल जो आई, चौथी साइकिल में प्रोटॉन का 7n15 के साथ में, और क्या बना यहाँ पे 6C12 प्लस 2He4, ये हमारे पास में क्या आया, हीलियम आया, हीलियम। क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन ही रेस्पॉन्सिबल होता है सन जो है उसमें एनर्जी के जनरेशन के लिए, क्योंकि एनर्जी का जनरेशन सन में जो होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब क्या करेंगे, जो हमारे चारों एक ये और 3 पहली वाली रिएक्शन का जो ये आया, तो इसको लिखेंगे 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। तो ये इसके द्वारा कार्बन उत्प्रेरक को उत्प्रेरक के रूप में यूज करके कार्बन को क्या बना, 2He4 बना प्लस 2 प्लस 1 बीटा नोट बना, और ये ऊर्जा, और प्लस 2 न्यूट्रिनो बाहर हो गए। तो ये वो प्रक्रिया है जिससे कि सूरज में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरी है प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन साइकिल, इसमें क्या होता है, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ वो डेफिनेशन सारी की सारी आप लिखते चले जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नए नाभिकीय आंकड़ों के आधार पर अब यह विश्वास किया जाता है कि सूर्य में कार्बन साइकिल की अपेक्षा एक अन्य साइकिल की भी अधिक संभावना है, जिसे प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। देखिए कार्बन साइकिल के अलावा एक प्रोटॉन साइकिल भी इसमें हो सकती है, जिसे इस साइकिल में कई विक्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर क्या हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या होगा, देखो 1H1 प्लस 1H1 ये कन्वर्ट हो जाएगा 1S2 ड्यूटेरियम में, प्लस एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा और ये न्यूट्रिनो। इसके बाद में दूसरा करते हैं, जो ये आया इसका फिर
1H1 1H2 के साथ में क्या बना, 2He3 बना, प्लस ऊर्जा देखिए ये आप समझते रहे, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये पहली प्रक्रिया, ये दूसरी प्रक्रिया। इसके बाद में इसको साथ में लेंगे, 2He3 प्लस 2He3 दो ले लेंगे ये, तो 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1। देखिए आप कंजर्वेशन लॉ को ध्यान में रखते करें, 4 2 6 और 3 3 6, 2 2 4, 2 और 2 4। अब इसको जब हम सबको क्या करेंगे, अभिक्रिया 1 और 2 को 2 से गुणा करके फिर तीनों को जोड़ देंगे। अभिक्रिया 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए ये 2 हुए, ये 2 हुए, 4 हो गए। तो ये 1H1 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 1H1, 2He4 प्लस 2 प्लस 1 बीटा नोट प्लस गामा प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो ये भी एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है जो कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देखिए एक बात और मैं बता दे रहा हूं कि तारे जो हमारे स्टार्स होते हैं, तारे स्टार्स में भी वही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन, जो कि किसमें होती है, सन में होती है, ठीक है। और सूर्य के भीतरी भाग का ताप, ठीक है, भीतरी भाग का जो ताप है, सन के भीतरी भाग का ताप, वो कितना है, 2 × 10 की भीतरी भाग का जो ताप है वो लगभग 2 × 10⁷ केल्विन के ऑर्डर का है। और जो सूरज लगभग हमें जो एनर्जी कितनी दे रहा है, ये इतनी एनर्जी 4 × 10⁻26 जूल पर सेकंड की दर से एनर्जी हमें प्रति सेकंड दे रहा है। और इतनी एनर्जी को देने के लिए सूर्य लगभग 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है, मतलब घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है, तीव्र वेग से नष्ट हो रहा है। परंतु नष्ट होने वाला द्रव्यमान सूर्य का द्रव्यमान कितना है, लगभग 2 × 10⁻, जो नष्ट होने वाला द्रव्यमान है वो 2 × 10⁻30 किलोग्राम से बहुत ज़्यादा कम है। तो सूरज को लगभग नष्ट होने में 10⁻11 लगभग 1000 करोड़ साल से भी ज़्यादा का समय लगेगा। और लगभग 1 लाख साल में, लगभग 1 लाख साल में कितना, 1 लाख नहीं 10 लाख सालों में लगभग इस जितना वो उसका मास है उसका सिर्फ 1 करोड़वां भाग ही खत्म हो पाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।